बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग लाहौर। आज की खूबसूरत सुबह की बहुत सी चाहतों, बहुत सी मुस्कुराहटों और बहुत सी मोहब्बतों के साथ मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक और आप सबको आज के इस शो में खुशामदीद कहती हूँ। ज़िंदगी में कोई भी चीज़ अगर हमने हासिल करनी हो ना, तो उसके लिए सबसे पहले जो काम ज़रूरी होता है ना, वो ये होता है कि आपने अपनी इंटेंशन सेट करनी है। वंस यू हैव सेट द इंटेंशन, राइट इंटेंशन, सो फिर उसके बाद आपने बिलीव करना होता है, आपका फेथ होना चाहिए कि वट एवर यू आर अबाउट टू डू वन डे यू आर गोइंग टू अकॉम्प्लिश इट। बट अगर आपका बिलीव ही नहीं, अगर आप फेथ ही नहीं करते और आप हर टाइम एक फियर का शिकार रहते हैं और स्केर्ड रहते हैं कि पता नहीं होगा या नहीं होगा, अनसर्टेनिटी की ये जो कंडीशन और ये जो फेज होता है ना, ये आपके कामों में एक्चुअल में हर्डल्स पैदा करता है। सो करना क्या होता है कि वंस यू हैव सेट द राइट इंटेंशन, उसके बाद आपका ईमान, आपका फेथ, आपका बिलीव इतना स्ट्रांग हो, और बिलीव जो है ना वो एक्चुअली में क्रिएट करता है जो आपकी रियलिटी होती है या जो एक्चुअल फैक्ट्स होते हैं उनको क्रिएट करता है। सो बिलीव हर चीज़ के लिए, फेथ होना खुद पर, अपनी स्ट्रगल्स पर, अपने आप पर, अपनी सलाहियतों पर, और ऑब्वियसली सबसे पहले तो अल्लाह पर और फिर अपने आप पर। सो ये आपसे बहुत बड़े बड़े काम जो है वो करवा लेता है। विद दिस मैसेज वी हैव टू मूव अहेड। और शहर लाहौर का मौसम कैसा है? शहर लाहौर का मौसम ऐसा ही है कि सर्दी तो अब बस चली गई। हम ये नहीं कह सकते कि सर्दी जा रही है, सर्दी जा चुकी है और गर्मी का आगाज़ मुझे तो लगता है हो चुका है। बिकॉज अभी सुबह के औकात में भी जो सूरज है ना वो अपने जोबन पर होता है, और जो गर्मी की शिद्दत है ना वो हल्की हल्की फील हो रही होती है। जैसे जैसे दिन गुजरेगा ऑब्वियसली इंटेंसिटी जो है हम ज़्यादा फील करने लग जाएंगे। बारिश का बहरहाल कोई इम्कान नहीं, लेकिन अगले 24 घंटों में शहर लाहौर का मौसम कैसा रहेगा, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट अहमद हसन इस हवाले से हमें अपडेट करेंगे। अहमद, बताइएगा कैसा रहेगा आज शहर लाहौर का मौसम? जी बिल्कुल, मौसम जो है वो तेज़ी से बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। सुबह के औकात से ही जो गर्मी का एहसास है वो ज़्यादा हो जाता है। रात गेट जो था मोटरवे को कुछ मकामात पर धुंध की वजह से बंद किया गया था, लेकिन जैसे ही सुबह हुई है, सूरज निकल जाए तो धुंध भी क्लियर होगी और इस टाइम जो मौसम है वो बिल्कुल साफ़ सुथरा है। मैं आपको बताता चलूँ कि लाहौर शहर का जो मौसम है वो जो दर्जा हरारत है वो 16 दर्जे सेंटीग्रेड है, और इसमें जो है वो 28 से 29 सेंटीग्रेड जाने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ये कहना है कि बारिश का कोई इम्कान नहीं है, और जैसे जैसे अब दिन गुजरते जा रहे हैं गर्मी की शिद्दत में इजाफा दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही मौसम बदलने की वजह से गला, नाक, खांसी, ये तमाम अमराज हैं ये बढ़ते जा रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि अब मौसम बदल रहा है तो शहरी और जो लोग हैं वो एहतियात करें, मास्क का इस्तेमाल करें, पानी का इस्तेमाल जो है। थैंक यू सो मच अहमद, आप हमें मौसम का हवाल बता रहे थे। और ये अब सबको बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। हम पता नहीं क्यों, मुझे तो ऐसा लगता है कि पूरी सर्दियां जो हैं वो बीमार रह के गुजरी हैं। बीमारी इन अ सेंस के जो नज़ला, ज़ुकाम, सीजनल साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं किसी भी मौसम के। अब फिर हम एक ट्रांजिशनल फ़ेज़ में हैं, ट्रांजिशन वाले फ़ेज़ में हैं, और अब हम गर्मियों में एंटर हो रहे हैं। सो अगेन जो वायरल इन्फेक्शंस है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है। सो येस, एहतियात की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बदलते मौसम में जो बीमारियाँ हैं वो ज़्यादा हमलावर होती हैं, बिकॉज इम्यूनिटी जो है वो उस टाइम थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज़ हुई होती है। एनी हाउ, आगे शो में बढ़ेंगे और क्विकली आज के करेंसी रेट्स आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। तो जनाब, US डॉलर जो है वो 263 रुपीज़ का आज आपको मिल सकता है। यूरो जो है उसकी जो कीमत है 279 रुपीज़ है। ब्रिटिश पाउंड 316.5 और UAE दरम 71.8, सऊदी रियाल 69.8, कवेती दिनार 857.79, एंड येस, कैनेडियन डॉलर 194 रुपीज़, ऑस्ट्रेलियन डॉलर 179 रुपीज़, ओमानी रियाल जो है वो 683.05। सो ये तो थे जनाब करेंसी रेट। आगे बढ़ेंगे और सब्जियों की कीमतें आपको बताएंगे। अदरक आज आपको मिलेगा 520 रुपये किलो के हिसाब से, आलू 34 रुपीज़ पर केजी, सब्ज मिर्च 30 रुपीज़ नहीं 86 रुपीज़ पर केजी, मूली जो है वो आपको मिलेगी 30 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से, प्याज 165 रुपीज़ पर केजी, और गाजर 50 रुपीज़ पर केजी, टमाटर 44 रुपीज़ पर केजी, गोभी जो है वो 32 रुपीज़ पर केजी, और शलजम 42 रुपीज़ पर केजी। फ्रूट्स रेट, सेब जो है वो 290 रुपीज़ पर केजी, खजूर 435 रुपीज़ पर केजी, अमरूद 90 रुपीज़ पर केजी, अनार 600 रुपये किलो के हिसाब से आज आपको मिलेगा, और पपीता 220 रुपीज़ पर केजी, केला जो है वो 240 रुपये दर्जन के हिसाब से आज आपको मिल सकता है। अच्छा, इसके साथ साथ ही अभी हम आएंगे क्विकली अपनी टॉप स्टोरीज़ की तरफ। टॉप स्टोरीज़ में
14 अप्रैल 1912 की अगर बात की जाए, यानी कि 111 साल पहले, मतलब एक सेंचुरी तकरीबन पहले अगर हम देखें, सो एक जहाज़ डूबा था जो कि अपनी नौयत का एक बहुत बड़ा हादसा था, टाइटैनिक। सब इसके नाम से वाकिफ़ होंगे बिकॉज हमने इस पर बहुत सी डॉक्यूमेंट्रीज़, बहुत सी मूवीज़ देख रखी हैं। अच्छा, जितनी भी हमने डॉक्यूमेंट्रीज़ देखी हैं और मूवीज़ देखी हैं, उसमें जो असल मलबा दिखाया गया है ना जहाज़ का जब ये हादसे का शिकार हुआ था, सो बहुत शॉर्ट क्लिप्स हैं। अभी हाल ही में 80 मिनट्स पर मुश्तमिल एक वीडियो वायरल हुई है, सोशल मीडिया पर आपको मिलेगी, यूट्यूब पर मिलेगी, जिसमें असल जो हैं टाइटैनिक के मनाज़र, इसके मलबे के मनाज़र जो कि अनदेखे मनाज़र हैं, वो इस वीडियो में शेयर किए गए हैं। अच्छा, इस सब के साथ साथ अगर आपको याद हो तो ये अपनी नौयत का एक बहुत बड़ा हादसा था, और टाइटैनिक जब बना था तो इसके बारे में एक बात कही जाती थी कि ये एक ऐसा जहाज़ है जो इंतहाई लेविश है, लग्जरी है, और ये कभी नहीं डूबेगा, कभी भी नहीं डूब सकता। लेकिन फिर इसके बाद देखा गया कि ये हादसे का जब शिकार हुआ था तो तकरीबन 1,500 के करीब लोग जो थे वो डूब कर जहाँ बहाक हो गए थे। और न्यू फाउंडलैंड कनाडा के करीब है, वहाँ पर ये एक चट्टान के साथ, बर्फ़ानी तोदे के साथ टकराया था, जिसके बाद ये हादसे का शिकार हुआ था। बट एंड ऑफ द स्टोरी ये जो क्रंच ऑफ द स्टोरी जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि इसके जो कुछ अनदेखे मनाजिर हैं वो जनाब सोशल मीडिया की जीनत बने हुए हैं, और ये वाले जो विजुअल्स हैं, ये जो फुटेजेस हैं, ये आपने आज से पहले कभी भी नहीं देखी होंगी। अच्छा, इसी के साथ अभी हम अपनी अगली स्टोरी की तरफ आएंगे, और पाकिस्तानी हॉरर मूवी है गुलाबो रानी। इसने 7 बैनुल-अक़वामी अवार्ड्स अपने नाम कर लिए हैं। बेसिकली ये मूवी है पाकिस्तानी शोबिस के नामवर अदाकार और डायरेक्टर उस्मान मुख्तार की, और लॉस एंजलिस में एक अवार्ड्स की रंगारंग तकरीब हुई, जिसमें इसको अवार्ड्स कौन कौन से मिले तो जनाब साउंड डिज़ाइन, बेहतरीन डायरेक्टर मेल और बेहतरीन सिनेमेटोग्राफी समेत दीगर अवार्ड्स इसने अपने नाम किए। इससे पहले जो इसके लीडिंग एक्टर हैं उसामा जावेद हैदर, इन्होंने भी अपनी अदाकारी की बदौलत जो है वो बेहतरीन एक्टर का इंटरनेशनल अवार्ड अपने नाम किया है इस शॉर्ट मूवी की वजह से। अगली स्टोरी की तरफ आएंगे, और अगली स्टोरी ये है कि थाईलैंड में एक शौहर ने अपनी बीवी से इजहार मोहब्बत किया, और इजहार मोहब्बत ऐसा किया कि उसने अपने हाथ पर अपना मैरिज सर्टिफिकेट जो था उसका टैटू बनवा लिया। और जो टैटू बनाने वाला आर्टिस्ट था उसने कहा मैंने ज़िंदगी में कभी ऐसा काम नहीं किया, ऐसा टैटू इस नौयत का नहीं बनाया, और इस काम में मुझे तकरीबन 8 घंटे लगे। वैसे जो मैंने इर्द गिर्द जो अपने मतलब पाकिस्तानी शोबिस की जो शख्सियात हैं उनके इंटरव्यूज़ जब सुनो ना, तो वो उसमें हमारी एक एक्ट्रेस हैं मतीरा, होस्ट भी हैं, वीजे भी रह चुकी हैं, वो अक्सर ये कहती हैं कि ऐसे टैटूज़ नहीं बनवाने चाहिए। उन्होंने कहीं अपने हस्बैंड का नाम टैटू की फॉर्म में बनवा लिया, बाद में उनका अलहदगी हो गई, तो वो कहती थी कि टैटू जो है वो जाता ही नहीं है। सो ऐसा भी हो जाता है। बट बहरहाल ये मोहब्बत का इजहार था, और इस अंदाज में मोहब्बत का इजहार करते हुए जो टैटू था वो बनवाया गया अपने मैरिज सर्टिफिकेट को लेकर। तो जनाब ये तो थी हमारी टॉप स्टोरीज। अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। बहुत सी चीज़ें, बहुत से मौज़ूआत आपके साथ हमने शेयर करने हैं। स्टे विद अस एंड गुड मॉर्निंग। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हम आपको गुड मॉर्निंग लाहौर में खुशामदीद कहेंगे, और ये है हमारा हेल्थ एंड फिटनेस सेगमेंट, जिसमें भी हम बात करेंगे हर्निया पर, विच इज़ अ वेरी कॉमन डिजीज़ नाउ अ डेज़। स्पेशली हम मर्दों में इसके बहुत ज़्यादा केसेस सुनते हैं। मर्दों के साथ साथ अब तो जो न्यूली बॉर्न इन्फेंट्स होते हैं उनमें भी हर्निया की जो शिकायत है वो बहुत ज़्यादा कॉमन होती चली जा रही है। बेसिकली मुतासरा हिस्से में आपको गिल्टी जो है वो फील होती है, और अक्सर ये जो प्रॉब्लम है ये पेट के जो सराउंडिंग्स होती हैं उसमें फ़ील होती है। इंटेस्टाइन्स का जो एरिया होता है उसके आसपास आपको एक उभरा हुआ हिस्सा या गिल्टी नुमा फील होने लग जाता है। और होता क्या है कि जो जगह होती है, मतलब जो भी मुतासरा ऑर्गन होता है उसके जो इर्द गिर्द का जो हिस्सा होता है वहाँ पर आप जो उसके मसल्स या कोई झिल्ली होती है वो उभरना शुरू हो जाती है, और हर्निया वहाँ पर हम देखना शुरू कर देते हैं। इसके मुख्तलिफ साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं, बट वाई इट इज़ बिकमिंग सो कॉमन, और बच्चों में स्पेशली इसकी क्या वजूहात हैं, बचा कैसे जा सकता है, और वंस अगर आपको डायग्नोज हो जाए सो फिर इसका ट्रीटमेंट क्या है। बिकॉज ऐसे भी केसेस सामने आते
जाते हैं जहाँ पर एक दफ़ा ऑपरेशन हुआ, स्पेशली बच्चों में, फिर 2 दफ़ा हुआ, लेकिन वो दोबारा हर कुछ अरसे के बाद वो गिल्टी नुमा जो चीज़ है वो आप देखने लग जाते हैं, फील करने लग जाते हैं। सो व्हाट आर द एक्चुअल रीजन, साइंस एंड सिम्टम्स क्या है, इस पर अभी हम बात करेंगे। हमारे साथ बैरियाट्रिक सर्जन डॉक्टर नवीद हमें शो में ज्वाइन करें। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच एंड गुड मॉर्निंग। सो डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि हर्निया बीमारी है क्या और ये जिस्म को या जिस्म के किस हिस्से को सबसे ज़्यादा मुतासर कर सकती है? अच्छा, बाय डेफिनेशन जो है हर्निया, वो बेसिकली हम कहते हैं कि इट इज़ अ वीकनेस ऑफ सम बॉडी वॉल। बॉडी के किसी हिस्से की कोई वीकनेस हो, मसल्स की वीकनेस है, और वहाँ से जो उस कैविटी के अंदर चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल इंटेस्टाइन या पेट के अंदर की जो चर्बी वगैरह है वो बाहर आना शुरू हो जाए, उसे कहते हैं हर्निया। वो छोटा सा डिफेक्ट होता है, उसके अंदर से कुछ चीज़ें बाहर आना शुरू हो जाती हैं। पेट के अंदर से चर्बी यानी कि फैट बाहर आना शुरू हो जाता है। जी जी, चर्बी या इंटेस्टाइन जी, ओके इंटेस्टाइन या इंटेस्टाइन का कुछ पोर्शन बाहर आना शुरू हो जाए, उसे हर्निया कहते हैं बेसिकली। तो इसकी रीज़न्स आपने पूछी कि क्या रीज़न्स हो सकती हैं। अच्छा, बच्चों में तो बाय बर्थ होता है ये, ठीक है, कि जैसे बच्चा पैदा हुआ तो उसमें कुछ मसल्स वीक होते हैं, उसकी वजह से इंटेस्टाइन या फैट्स बाहर आ जाती हैं, ठीक है। और बड़ों में जो मोस्ट कॉमन रीज़न्स हैं, किसी भी वजह से अगर पेट के अंदर का प्रेशर बढ़ जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को कोई पेट में रसोली है, या कुछ वेट लिफ्टर लोग हैं जो वज़न उठाते हैं, उससे पेट पे प्रेशर आता है आपके। किसी को अगर यूरिन का मसला है, यूरिन रुक जाता है, ज़ोर लगाना पड़ता है यूरिन निकालने के लिए प्रोस्टेट की वजह से, या और कुछ ऐसी वजूहत, ख़वातीन घर में काम करती हैं, वज़न उठाती हैं, या जो वर्कर्स हैं वज़न वेट लिफ्टिंग करते हैं, उनमें पेट के अंदर का प्रेशर बढ़ता है, और कुछ वीक पोर्शंस हैं हमारे जहाँ से इंटेस्टाइन या फैट्स बाहर आना शुरू हो जाती हैं। अच्छा, वो मोस्ट कॉमन जो मर्दों में जो हर्निया है वो है टांग और पेट का जहाँ पे जोड़ है ना, वहाँ पे उसे हम कहते हैं इंग्वाइनल हर्निया। यानी हमारी टांग का जो जोड़ है, जी, पेट के साथ, जहाँ पेट के साथ जो हमारा जोड़ है, मतलब ये वाला हिस्सा, जहाँ पे थाई फोल्ड होती है पेट के साथ, वो जो फोल्ड बनता है उसके अंदर, उसे कहते हैं इंग्वाइनल रीजन, और वहाँ पे हर्निया बनता है, उसे हम कहते हैं इंग्वाइनल हर्निया। तो इंग्वाइनल हर्निया जी। अच्छा, ये वैसे ही एक पोटेंशियली वीक पोर्शन है, ठीक है, तो इसमें हर्निया बनने के चांसेस काफ़ी होते हैं, और बड़ा कॉमन है, मर्दों में तो बहुत कॉमन है, फीमेल में भी बाज़ औक़ात होता है ये। अच्छा, जो ख़वातीन हैं और जो मर्द हैं, वो यही दो पर हर्निया हमें नज़र आएगा, एक पेट के सराउंडिंग्स जो इंटेस्टाइन वाला पोर्शन है, या जहाँ पर पेट और टांग कनेक्ट होती है, उस जॉइंट में हमें हर्निया नज़र आएगा, फील होगा बेसिकली। इट्स अ गिल्टी काइंड ऑफ गिल्टी, बिल्कुल स्वेलिंग होती है, आपने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया उसमें। अच्छा, फीमेल में जो हर्निया है वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स अम्बलाइकल हर्निया होता है, पैराअम्बलाइकल हर्निया, जिसे हम बेली बटन के साथ स्वेलिंग प्रोड्यूस होती है, ठीक है, उसे हर्निया बोलते हैं। फीमेल में उसे कहते हैं पैराअम्बलाइकल हर्निया। आमतौर पे चाइल्ड बर्थ, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मसल्स वीक होते हैं, प्रेशर होता है अंदर, उसकी वजह से यहाँ पे छोटा सा सुराख बन जाता है, ठीक है। सुराख बन जाता है यानी वो हम देख सकते हैं? नहीं, बाहर से नजर बाहर से नहीं आएगा, अंदर से बन जाएगा, दीवार के अंदर, जिसे हम एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल कहते हैं, उसके अंदर मसल्स में सुराख होता है, स्किन ऊपर इंटैक्ट रहती है, ख़वातीन में बेली बटन के अराउंड, जी, उसे कहते हैं पैराअम्बलाइकल हर्निया, ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक और टाइप है इसकी इंसिजनल हर्निया, यानी पहले कभी ऑपरेशन हुआ और वो ऑपरेशन के जो टांके टूट गए हैं, आम ज़ुबान में जिसे कहते हैं टांके टूट गए हैं, तो वो टांके टूटते हैं, उसकी वजह से पेट के अंदर से चर्बी या आंतें बाहर आना शुरू हो जाती हैं, उसको बोलते हैं इंसिजनल हर्निया। तो ये डिफरेंट टाइप्स हैं। अपैरेंटली अगर आपके टांके जो हैं वो खुल गए हैं, ठीक हो गए हैं, लेकिन अंदर से जख्म कच्चा होता है, जी, जी, उसमें भी ये हो सकता है, या आपके वो टांके भी भरे ही नहीं है और उस दौरान ये हो टांके भर जाते हैं, ये डिफरेंट हैं। अगर इनिशियली भर गया है, इनिशियली वो खुल गया जो टांके लगे हुए हैं, तो उसे हम कहते हैं वूंड डेहिसेंस, वूंड खुल गया, उसमें से हर्निया भी बन सकता है। लेकिन होता नॉर्मली ये जो हर्निया जिसे हम इंसिजनल हर्निया बोलते हैं, स्किन ऊपर से हील कर जाती है, जो अंदर के स्टिचेज़ हैं वो टूटते हैं। जो लोग एहतियात नहीं करते, ऑपरेशन के बाद वज़न उठाना शुरू कर दिया, काम हैवी वर्क शुरू कर दिया, तो उससे अंदर के टांके टूट जाते हैं, ठीक है। स्किन चूँकि फ्लेक्सिबल है, वो फ्लेक्सिबल रहती है, वो ग्रो करती रहती है साथ साथ, हर्निया उसको पुश करता रहता है। यानी आपका वो जो उस जगह का हिस्सा है वो थोड़ा थोड़ा बाहर आने लग जाता है, जिसकी वजह से वो आप फैट कह रही है ना कि फैट्स बाहर आ जाते हैं या इंटेस्टाइन्स बाहर आ जाती हैं, और जो टांग के वो जो जॉइंट वाला आप हिस्सा कह रहे हैं वहाँ से भी फैट्स बाहर आएंगे, वहाँ से भी फैट या इंटेस्टाइन बाहर आ सकती है। टांग में से भी इंटेस्टाइन वाला वो बेसिकली वो कनेक्टेड है,
पेट के अंदर की दीवार जो है ना वो कनेक्टेड है इस एरिया के साथ। सो अभी मर्दों में आपने 2 टाइप्स बताई हैं कि या तो आपके इंटेस्टाइन वाला हिस्सा जो पेट के इर्द गिर्द होगा वो बाहर आएगा, और यहाँ टांग वाला, और खवातीन में बेली बटन जो है मोस्टली या स्टिचेस का अगर कोई प्रॉब्लम हो गया वो स्टिचेस खुल गए। और बच्चों में कौन सा कॉमन होगा? बच्चों में कहते हैं बाय बर्थ कंजेनिटल हर्नियास, ठीक है, जो बाय बर्थ होते हैं। उनमें भी नॉर्मली ये इंग्वाइनल रीजन में या अम्बलाइकल रीजन में होते हैं, बेली बटन के पास होते हैं। बच्चों में उसे कहते हैं अम्बलाइकल हर्निया, क्योंकि अम्बलाइकल स्कार जब बच्चा बाय बर्थ जब होता है तो उससे हम जो कॉर्ड काटते हैं जो माँ के साथ कनेक्टेड होती है, जब हम उसे काटते हैं वो एक स्कार होता है वहाँ, ठीक है, ठीक वो है, स्कार वीक होता है 5 इयर्स की एज तक। अगर उसमें से कोई चीज़ बाहर आती है उसे हम कहते हैं अम्बलाइकल हर्निया। ठीक है। अच्छा, डेंजरस है ये? डेंजरस इन अ सेंस अगर ये बहुत बड़ा है फिर हैवीनेस करता है, और अगर इसमें ऑब्स्ट्रक्शन होगी, इसी नॉर्मली ये रिड्यूसिबल स्वेलिंग बोलते हैं हम इसको, कि ये स्वेलिंग है, पेशेंट कंप्लेंट करता है कि जी ये स्वेलिंग है, मुझे जब मैं लेटता हूँ तो ये ठीक हो जाती, ख़त्म हो जाती है स्वेलिंग, जब मैं खड़ा होता हूँ तो ये प्रोमिनेंट हो जाती है। ठीक है। खड़ा होने से, काम करने से हैवीनेस होती है, इसमें पेन होता है। ये इस वक्त तक तो है ये रिड्यूसिबल हर्निया कि ये खुद ही वापस चला जाता है, खुद ही बाहर आ जाता है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक चीज़ है कि इरिड्यूसिबल हो जाता है, कि वापस नहीं जाता ये। ठीक। और तीसरी चीज़ है इसमें जो कॉम्प्लिकेशन है वो ऑब्स्ट्रक्टेड हर्निया। ठीक है। अगर इसमें इंटेस्टाइन बाहर आई हुई है और इंटेस्टाइन आके इस तरह से फंस गई है कि उसमें से फ्लो ख़त्म हो गया, जो आप खाना खा रहे हैं फूड वगैरह वो स्टक हो गया, उसे कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टेड हर्निया। बिल्कुल ठीक हो गया। वो अच्छा, ये emergency इसके उस पे भी बात करेंगे कि ये कितना खतरनाक हो सकता है इफ लेफ्ट अनट्रीटेड। Yes. बट उससे पहले व्हाट आर द अर्ली साइंस एंड सिम्टम्स जिससे हम रिकग्नाइज कर सकते हैं द पर्सन इज हैविंग दिस कंडीशन, स्पेशली मेल्स? पहले आप मेल्स में बता दें, फिर खवातीन में बता दें, बच्चों का थोड़ा आगे चलकर डिस्कस करेंगे। अच्छा, मोस्ट कॉमन रीज़न मैंने बताया आपको कि इसमें वेट लिफ्टिंग है। ठीक है, ठीक है, हैवी वर्क, और कुछ लोगों में वैसे ही मसल्स वीक होते हैं, उनमें मोस्टली ओल्ड एज में जाके हर्निया बन जाते हैं, ठीक है, जिनमें मसल्स वीक हो जाते हैं। तो ये तो इसकी कॉजेज़ हैं, और इसको प्रिवेंट भी ऐसे ही कर सकते हैं हम, वेट लिफ्ट ना करें। नहीं, इसके साइंस एंड सिम्टम्स सिम्टम्स क्या स्वेलिंग हैं? अपीयर होती है। स्वेलिंग आपके ये Painless एब्डोमिनल रीजन पे फील होगी? पैराम्बलाइकल रीजन में, बेली बटन के आसपास, या उस जोड़ के साथ जहाँ टांग और पेट का जोड़ है, इंग्वाइनल रीजन में, यहाँ स्वेलिंग अपीयर होती है। और इनिशियली ये पेनलेस स्वेलिंग होती है, पेन आपको तकलीफ नहीं होगी, बट तकलीफ जब नहीं आप हाथ लगाएंगे तो आपको फील होगा कि समथिंग इज इनसाइड, कोई उभरी चीज फील होगी। बिल्कुल ठीक। और कोई वॉमिटिंग, कोई हार्ट बर्न या किसी भी किस्म के कोई ऐसे साइंस एंड सिम्टम्स? अगर इनिशियली अनकॉम्प्लिकेटेड हर्निया है उसमें पेन भी नहीं होगी, कोई सिम्टम नहीं होंगे, सिर्फ स्वेलिंग होगी, और वो पेशेंट बताता है कि ये स्वेलिंग ख़त्म भी हो जाती है और वापस भी आ जाती है। ठीक है, तकलीफ वगैरह तकलीफ नहीं होती इनिशियली, अगर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है इसमें। कॉम्प्लिकेशन किस सूरत में आ सकती है और बच्चों में इसके साइंस एंड सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, इस पर अभी हम बात करेंगे। हमने अपडेट्स शामिल करनी है। डॉक्टर साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं, आपसे मुलाकात होगी एक ब्रेक के बाद। सो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम बात कर रहे थे हर्निया पर और डॉक्टर नवीद इस वक्त हमारे साथ शो में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आप एक बात कर रहे थे कि हर्निया जो है ये स्वेलिंग फील होती है लेकिन तकलीफ नहीं होती, कॉम्प्लिकेशंस किस सूरत में आएंगे? जी, इनिशियली ऐसा ही है कि तकलीफ नहीं होती। कॉम्प्लिकेशंस की इसकी अलामात ये हैं कि अगर ये स्वेलिंग है, जैसे पेशेंट कहता है कि पहले ये ख़त्म हो जाती थी, अब ये ख़त्म नहीं हो रही, स्टक हो गई है, और इसमें पेन स्टार्ट हो गई है। और उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल की कॉम्प्लिकेशन है वो ये कि इंटेस्टाइन ब्लॉक हो जाए, जो इसके अंदर इंटेस्टाइन का पोर्शन आया हुआ है वो ब्लॉक हो जाए, और फिर पेशेंट का पेट फूलना शुरू हो जाता है, वॉमिटिंग शुरू हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, यानी आंतें बंद हो जाती हैं उसकी। ठीक है, उसे कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टेड हर्निया। दैट इज़ एन इमरजेंसी, उसको फ़ौरन ऑपरेट करना पड़ता है। लेकिन देखें, जब बहुत से डॉक्टर्स अक्सर ये बात कहते हैं कि आप दवाइयाँ खाते रहें, अगर कोई हर्निया का पेशेंट आए, आप दवाई खाते रहें, ठीक है, हो जाएगा ठीक। आपको लगता है कि दवाई से हो जाता है? बिकॉज बहुत से, हाँ यही मैं बात पूछना चाह रही थी कि अल्टीमेटली यू हैव टू गो फॉर अ सर्जरी, बट बहुत से पेशेंट्स ऐसे हैं जो सर्जरी के बाद दूसरी सर्जरी, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ता। सो आई थिंक इट्स समथिंग विच वी मस्ट टेक इट वेरी सीरियसली। यस। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये जो एक मिथ है कि हर्निया मेडिसिन से ट्रीट हो सकता है, ये बिल्कुल गलत है। अच्छा, ये मिथ ही है? बिल्कुल गलत है। हाँ। देखिए, एक कपड़ा फट गया है, उसका सिलाई हल है, ठीक है, और तो कोई हल नहीं है ना। गुड एग्जांपल। ठीक है, तो ये बेसिकली अंदर एक डिफेक्ट है, जब तक इसे हम क्लोज नहीं करेंगे ये ठीक नहीं होगा। बजाय इसके कि आप वेट करते रहें कॉम्प्लिकेशंस का। हमारे पास आते हैं पेशेंट, जी इतने साल से हर्निया था, किसी डॉक्टर ने कहा या किसी हकीम ने कहा कि कोई बात नहीं, इसको रहने दें, आपको कुछ नहीं कह रहा ये, तो जस्ट गेट इट ट्रीटेड इमीडिएटली।
और अगर आपको आप नहीं पता है- करवाएंगे, चीज़ों को लिंगर ऑन करेंगे तो Exactly. चीज़ें जो है वो ज़्यादा फिर वो dangerous इमरजेंसी हो बनेगी, फिर हमें पूरा पेट खोलना पड़ता है। जिसके लिए आप कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल करें, तो ऑब्स्ट्रक्टिव हर्निया, ऑब्स्ट्रक्टेड हर्निया, ऑब्स्ट्रक्टेड हर्निया, बिल्कुल ठीक। फिर हमें पूरा पेट खोलना पड़ता है, वो आंत को सीधा करना होता है, बाज़ औक़ात आंत उसके अंदर फंस के डेड हो जाती है, उससे हम कहते हैं स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया, कि आंत की ब्लड सप्लाई भी बंद हो गई, इतनी टाइटली वो वहाँ पे फंसी है कि उसकी ब्लड सप्लाई ख़त्म हो गई और वो आंत डेड हो गई है। उस आंत को फिर हमें काट के दोबारा जोड़ना पड़ता है। अगर किसी को फील हो गया कि ये उसके साथ इशू है, मर्द हो, औरत हो या कोई बच्चा हो, बच्चे में आपको फील हो गया, सो हमारा इमीडिएट रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए? सबसे पहले सर्जन को दिखाएं। ठीक है। लोग क्या करते हैं, लोकल डॉक्टर को दिखा दिया, अपने किसी करीबी जीपी को, जनरल फिजिशियन जो होते हैं, जनरल प्रैक्टिशनर्स, उनको दिखा दें, या किसी हमसाये को दिखा दिया जो करीबी अवेलेबल। सबसे इमीडिएट एक्शन आपका पहला ये होना चाहिए कि सर्जन को दिखाएं। ठीक है। कोई भी स्वेलिंग, अच्छा बॉडी में कहीं भी स्वेलिंग है, दैट इज़ द डोमेन ऑफ सर्जन। ठीक है। ठीक है, ऐसे किसी से मशवरा लेंगे। आपको पता है पाकिस्तान में सब लोग नीम डॉक्टर हैं, हकीम खतरा जा, सब लोग डॉक्टर हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। तो सबसे पहले सर्जन को दिखाएं और उसके मशवरे पे अमल करें। और हर्निया का ट्रीटमेंट सर्जरी है, और सर्जरी के फिर आगे डिफरेंट ऑप्शंस हैं हमारे पास। अच्छा, वो ऑप्शंस क्या है? अच्छा, पहले बच्चों की बात कर लें। बच्चों में जो हर्निया है ना, वो आमतौर पे माएँ देखती हैं कि बच्चा जब रोता है तो उसके ये टेस्टिकुलर एरिया में या इंग्वाइनल एरिया में स्वेलिंग होती है। ठीक है, टांग के साथ बच्चे में सोजिश आ जाती है जब रोता है, क्राई करता है। वो अच्छा, रोते हुए ही आएगी? जी, जोर लगाता है बच्चा तो वो प्रेशर आता है एब्डोमेन में, और एब्डोमेन से चीज़ें बाहर आना शुरू ठीक है, ठीक है। तो उसे कहते हैं कंजेनिटल हर्निया, बाय बर्थ हर्निया होता है। तो उसको नोट करना चाहिए, और जैसे आपको नज़र आया तो आपको सर्जन से मिलना चाहिए। ठीक है। अच्छा, बच्चों में भी treatment इसका option। ट्रीटमेंट सर्जरी, सर्जरी ही है। बिल्कुल सर्जरी। लेकिन देखें डॉक्टर साहब, हमारे पास वक्त बहुत कम है, लेकिन मैं ये जानना चाह रही हूँ कि मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा जिनका एक ऑपरेशन हुआ, हर्निया ठीक हो गया, लेकिन दोबारा से वहाँ पर गिल्टी या वो उभरापन फील होने लगे, विच मीन्स के हर्निया दोबारा से बन गया, या जो भी आप इसको कह लें। इसे कहते हैं रिकरेंट हर्निया। रिकरेंट हर्निया दोबारा इसकी क्या रीज़न है? अच्छा, पहले जो टेक्निक्स थी ज़रा डिफरेंट थी, अब लेटेस्ट टेक्निक्स हैं। पहले हम सिर्फ इसको स्टिच करते थे, आज से 20 साल पीछे चले जाएं तो हम इसको सिर्फ स्टिच लगाते थे। ठीक है। उसके बाद हम जाली डालना शुरू हो गए इसके अंदर, जिसे हम मैश कहते हैं अपनी ज़ुबान में। वो भी एक प्रोलीन का, नायलॉन का मैश होता है, जाली होती है, वो डालते हैं। उससे इसका रिकरेंस रेट बहुत कम हो गया, दोबारा होने की सलाहियत, मतलब दोबारा होने के चांसेस कम हो गए। ठीक है। अब जो लेटेस्ट टेक्निक है, मैं हूँ लेप्रोस्कोपिक सर्जन, बैरेटिक सर्जन, तो लेप्रोस्कोपिक ट्रीटमेंट इसका है कि हम जाली अंदर से डालते हैं जाके। अंदर से कैसे? अंदर से मुराद ये कि ये हर्निया है, पहले हम क्या करते हैं, हर्निया का डिफेक्ट है, इसको बंद किया और इसके ऊपर बाहर जाली रख दी। ठीक है, अब उसमें ये चांस था कि ये वाले स्टिचेस खुलें और वो जाली समटाइम्स फट जाए, या जाली के साइड से हर्निया दोबारा निकल आए। अब अगर आपने यहाँ जाली रखी है अंदर, लेप्रोस्कोपिकली हम अंदर जाते हैं पेट के अंदर, वहाँ से डिफेक्ट को क्लोज करते हैं और उसके अंदर जाली रखते हैं, उसी के अंदर रख देते जी हैं। जी, उस डिफेक्ट को अंदर से बंद करते हैं। तो ये लेप्रोस्कोपिक टेक्निक, इसमें हर्निया के दोबारा होने के चांसेस ऑलमोस्ट निल हैं, दोबारा नहीं होता ये। सो इसको हम कहते हैं कि मतलब अगर आपने आजकल के ज़माने में अगर किसी को ये प्रॉब्लम हो गई है, सो उसको लेप्रोस्कोपी करवानी चाहिए, कराना द चाहिए, मोस्ट रिकमेंडेड ट्रीटमेंट और सर्जरी। जी जी, ये वेरी सक्सेसफुल सर्जरी। और फिर जो रिकरेंट हर्निया, तो डेफिनेटली ये लेप्रोस्कोपिक करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक। अगर किसी को 2 दफ़ा हो गया, तीसरी दफ़ा दोबारा सर्जरी करवानी है, सो वो फिर ये वाली करवा, जी जी, या पहली दफ़ा भी है तो यही करवा लें। लेकिन अब मैं जिनकी बात कर रही हूँ 2 करवा चुके हैं, अब वो तीसरी दफ़ा इंसान डरता है, वो कहता है चलो जितनी ज़िंदगी है ऐसे ही गुजार। नहीं, ये भी एक मिथ है कि ये शायद दोबारा फिर हो जाएगा, लेकिन ये होता नहीं है। अल्लाह का शुक्र है, मैंने जितने भी हर्नियाज किए हैं आज तक कोई दोबारा हुआ नहीं है। बच्चों के भी किए आपने? नहीं, मैं बड़ों का सर्जन हूँ, बच्चों के सर्जन अलहदा होते हैं, वो पीडियाट्रिक। वहाँ पर भी ये लेप्रोस्कोपी से ही होता है? जी बिल्कुल, वहाँ भी लेप्रोस्कोपी। और उसका भी फिर रिकरेंट हर्निया जो है वो दोबारा से नहीं होगा। और इसमें हम प्रिवेंटिव मेजर्स क्या ले सकते हैं टू अवॉइड दिस कंडीशन? किसी के साथ भी, कोई भी आम इंसान वज़न ना उठाएं, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। किसी सर्टेन सिचुएशन के बाद आपने वजन नहीं उठाना, लाइक सर्जरी या स्टिचेस लगे हुए हैं, या इन एनी केस आपने वज़न उठाएं जो रूटीन के आप काम करते हैं। बहुत ज़्यादा वज़न इस तरह से ना उठाएं कि आपके पेट पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा हो। ओके, ठीक है, ठीक। अच्छा, जिनका फील्ड है, जो काम करते हैं, रोज़ी रोटी इसी के साथ है, ऑब्वियसली उनको तो मना आप नहीं कर सकते ना। तो लेकिन ये कि अच्छा, दूसरी चीज़ जो कॉन्स्टिपेशन है, लंबे अरसे की कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़ रहना, पेशाब का मसला, यूरिन ब्लॉक हो जाता है, रुक जाता है, इन चीज़ों को अर्ली ट्रीट कर लें। ठीक है। अगर इनकी ट्रीटमेंट ना किया गया तो उसके बाद फिर ये हर्निया बन सकता है। एक आखिरी सवाल आपसे ये पूछना चाहूँगी, अगर किसी की सर्जरी हुई और स्पेशली किसी एडल्ट की हुई, मर्द हो या औरत हो,
उसकी एहतियात कितनी होती है, कितने अरसे तक होती है? जिस तरह से हम गॉल ब्लैडर की लेप्रोस्कोपी होती है तो वो अब सेम नाइट आपको अगर सुबह में हो गया तो वो उठा के कहते हैं आप थोड़ी वॉक करें, 3-4 दिन का रेस्ट होता है, फिर आप नॉर्मल लाइफ में आ जाते हैं। इसके बाद कितना आपने उसको लेकर चलना और एहतियात करना? जी, इसी तरह लेप्रोस्कोपिक सर्जरी अगर इसकी की जाए ना तो वो बेस्ट है, और उसके बाद मैं तो रिकमेंड करता हूँ कि 4 घंटे के बाद पेशेंट चलना फिरना शुरू कर दें, एंड इट्स कॉल्ड डे केयर सर्जरी। सुबह आपने ऑपरेट किया तो शाम को घर जा सकते हैं, और इसकी कोई ख़ास एहतियात भी नहीं है। हमारे यहाँ सरकारी अस्पताल कर रहे हैं लेप्रोस्कोपी हर्निया की, ठीक हो गया। इसके अलावा कोई इंपॉर्टेंट बात अगर डॉक्टर साहब रह गई है तो आप खुद ही से शेयर कर सकते हैं। आई होप कि मैंने अपनी तरफ से सारे सवाल पूछ लिए। नहीं, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि आपको सर्जन को मिलना चाहिए फौरी तौर पर अगर इन्फ्लेमेशन है, स्वेलिंग है, अगर स्वेलिंग है तो। ठीक है। और नेक्स्ट चीज़ ये कि गो फॉर लेप्रोस्कोपिक सर्जरी। अपने एरिया का बेस्ट लेप्रोस्कोपिक सर्जन देखें, किसने ज़्यादा ऑपरेशन किए हैं, किसका रूटीन का काम है, और फिर उससे ऑपरेट करवाएं। और इसमें कोई परेशान होने की बात नहीं है, इसको फौरी तौर पर अगर आप ट्रीट करवा लेंगे तो ये ठीक हो जाएगा। ये मिथ है कि ये दोबारा बन जाता है। डॉक्टर साहब कह रहे हैं अगर आप लेप्रोस्कोपी करवाएंगे तो फिर दोबारा से ये नहीं होता। थैंक यू सो मच डॉक्टर नवीद हमारे साथ शो में मौजूद थे। अभी एक ब्रेक, वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हम आपको गुड मॉर्निंग लाहौर में खुश आमदीद कहेंगे। व्यूअर्स, जब हम पाकिस्तानी स्टार्टअप्स की बात करते हैं ना तो पाकिस्तान में स्टार्टअप्स का रुझान हमने पिछले 2-3 सालों में देखा। स्पेशली कोविड के बाद ये चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा कॉमन होना शुरू हुई, लेकिन अब भी पाकिस्तान जो है स्टार्टअप्स को लेकर या IT इंडस्ट्री को लेकर, अगर हम अपने हमसाया मुल्क भारत की बात करें तो उससे बहुत पीछे है। पाकिस्तान इस वक्त तकरीबन 800 के करीब जो स्टार्टअप्स हैं उनको होस्ट कर रहा है, जबकि हम अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया इस वक्त हब बन चुका है इन तमाम चीज़ों का। तीसरा बड़ा ऐसा मुल्क है जहां पर आप IT स्टार्टअप का एक इकोसिस्टम है वो देख सकते हैं। फिर हमारे बहुत से यंगस्टर्स, फ्रीलांसर्स ऐसे हैं जो अनऑफिशियली इजरायली कंपनीज के साथ, इजराइल के लोगों के साथ, इंडियन लोगों के साथ काम कर रहे हैं, स्टार्टअप्स पे काम कर रहे हैं, IT में काम कर रहे हैं। लेकिन अगर हम इसको ऑफिशियल कर दें, थ्रू प्रॉपर चैनल कर दें और हुकूमत सबकी सपोर्ट हासिल हो, सो ये मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान एक ब्रिज का किरदार अदा कर सकता है। और अगर हम भारत की बात करें सो हमेशा हम राइवलरी की बात कर रहे होते हैं, लेकिन जिस तरह से फ़न दोनों ममालिक को करीब ला सकता है, इस तरह की IT इंडस्ट्री भी है जो दोनों ममालिक को करीब ला सकती है। लेकिन हम इतना लैक क्यों कर रहे हैं? हम किस अंदाज में कम्पीट कर सकते हैं भारत की IT इंडस्ट्री को? हमें क्या करने की ज़रूरत है? ब्रिज किस तरह से दोनों ममालिक के दरमियान क्रिएट किया जा सकता है? एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में हमने इस पर बात करनी है। हमारे साथ जो इस वक्त मेहमान शख्सियत मौजूद हैं, ही इज़ मास्टर्स इन इंटरनेशनल रिलेशंस, और इनकी जो स्पेशलिटी है वो है डिप्लोमेसी एंड फॉरेन पॉलिसी। ये इनका शौक़ है, लेकिन पिछले 20 साल से ये IT के शोबे से वाबस्ता है, टेक्नोलॉजी के साथ मुंसलिक हैं। सो ई-कॉमर्स एंड टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट एजाज आसी साहब हमारे साथ इस वक्त शो में मौजूद हैं। एजाज साहब, थैंक यू सो मच एंड गुड मॉर्निंग। सो जब आपने मुझे सुबह एक वॉइस नोट भेजा था ना कि इन पॉइंट्स को हम कवर करेंगे, सो वो बहुत इंस्पायरिंग थे और इस अंदाज में ना मुझे पता था और ना मैंने कभी सोचा था। सो सबसे पहले मैं स्टार्ट यहाँ से करना चाहूँगी कि हम स्टार्टअप्स 800 स्टार्टअप्स होस्ट कर रहे हैं, लेकिन वो उसमें भी हमें दूसरे ममालिक की सपोर्ट हासिल है, खुद से कुछ नहीं कर रहे और हम लैक कहाँ पर कर रहे हैं? देखें, हमारा जो इकोसिस्टम है ना, एक तो पहली बात ये है वी डोंट हैव एन इकोसिस्टम। हम बात करते हैं लेकिन वो दिल को बहलाने के लिए ख्याल तो अच्छा है, लेकिन सब्सटेंस कुछ नहीं है। बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है गालिब। जी जी। तो हमारा जो है, आप देखें कि हमारे पास कोई एक यूनिकॉर्न नहीं है। इंडिया के पास मोर देन 70 यूनिकॉर्न्स हैं, 100 बिलियन से ज़्यादा उनकी कंबाइंड वैल्यूएशन है फॉर जस्ट द टॉप फ्यू कंपनीज। 8% ऑफ द GDP कंट्रीब्यूशन इंडियन स्टार्टअप्स कर रही हैं। अगर आप पीछे चलकर देखें तो देखें ये सारी चीज़ें they go back to what I studied in my master's and now I'm studying in my MPhil, the cross-cultural areas and the foreign policy and diplomacy, कि आपके कुछ डिसीजंस होते हैं एज अ कंट्री, आप उन डिसीजंस के फिर कॉन्सिक्वेंसेस को लेकर चलते हैं। गवर्नमेंट्स आती रहती हैं, गवर्नमेंट्स जाती रहती हैं, जो पॉलिसी आपकी है उसके ऊपर आपने एक डिसीजन लेना होता है कि हम क्या करें। आज 2023 का जो पाकिस्तान है उसके बारे में अगर चार्ल्स डिकन्स जिंदा होता है तो ही वुड हैव सेड
यू नो दीज आर द बेस्ट ऑफ टाइम्स एंड दीज आर द वर्स्ट ऑफ टाइम्स। तो हमारे पास ये जो अभी सिचुएशन जितनी भी चल रही है उसमें मेरे नज़दीक, मैं तो खुद 20 साल से इस इंडस्ट्री के साथ मुंसलिक हूँ, तो मुझे यही नज़र आता है कि जिसमें खाम माल की आपको ज़रूरत नहीं है, इंसान आपके पास जो ह्यूमन कैपिटल है बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमारी लैक ऑफ क्लियर कट पॉलिसीज़ और वो पॉलिसीज़ ऐसी हों जिसमें हम फ्रीलांसर्स अगर हमने बनाने हैं वेल एंड गुड, लेकिन वो फ्रीलांसर्स आपको विप्रो, इन्फोसिस, नेटसोल, सिस्टम्स इंटरनेशनल, क्या ये कंपनीज बना सकेंगे? आई डोंट थिंक सो। हमारे फ्रीलांसर्स ये नहीं कर सकते। ये नहीं कर सकते। आपके जो फ्रीलांसर्स हैं वो आपको $500 ऊपर से लेकर नीचे तक, चाहे गवर्नमेंट है चाहे आपके मेंटोर्स हैं, वो आपको सिर्फ एक ही रास्ता बताते हैं कि $500 आपने कैसे कमाने हैं। उससे आप विप्रो, इन्फोसिस, सिस्टम्स इंटरनेशनल और नेटसोल जैसी कंपनीज नहीं खड़े कर सकते। अगर अमेरिका भी आज सारे फ्रीलांसर्स इकट्ठे कर रहा होता है, यू वुडंट हैव हैड गूगल, यू वुडंट हैव हैड माइक्रोसॉफ्ट। स्टार्टअप्स के लिए आपको 500 नहीं, आपको 0 से स्टार्ट करना पड़ता है। आपको 3-3 महीने आपको अपने घर पे कुछ नहीं। इलोन मस्क जो था, जब उसने सारे पैसे अपने इन्वेस्ट कर दिए तो ही वाज ब्रोक एंड ही वाज ऑन द रोड। तो ये एक डिफरेंट इंडिविजुअल लेवल पर भी डिफरेंट एक सर्कमस्टांसेस हैं, और वो आपको गवर्नमेंट लेवल पर भी आपको कुछ हार्ड स्टेप्स लेने पड़ते हैं। यानी अभी जो मुझे आपकी समझ आई है वो आपका ख्याल ये है कि हम आगे की बात नहीं कर रहे, जो अप टू डेटेड बात है वो नहीं कर रहे, हम अभी भी इसी चीज पे अटके हुए हैं कि $500 हम किस तरह से कमा सकते हैं, इस तरह आप उससे आगे की बात कर रहे हैं। और आपको लगता है कि हमारे जितने भी फ्रीलांसर्स इकट्ठे हो जाएं वो कोई बड़ी कंपनी नहीं बना सकते। इसकी क्या रीजन आपको क्या लगती है? कि पॉलिसी मेकिंग हमारी नहीं है, पॉलिसी मेकर्स नहीं है? जी देखें, हमने गवर्नमेंट के, पंजाब गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट के भी जो प्रोजेक्ट्स हैं उनका बड़ा क्लियर कट स्टांस था कि हमने ग्रास रूट्स लेवल पे बच्चों को जॉब्स दिलवानी है। प्रॉब्लम, आई मीन इट वाज अ गुड इंटेंशन बट इट वाज टू लिटिल टू लेट। या आप किसी यूनियन लेवल पर भी किसी को कह देते ना तो वो ये सारा काम कर सकता था। एक फेडरल गवर्नमेंट का काम जो है ना, छोटे छोटे बच्चों को यूनिवर्सिटी से हटाकर इन चीज़ों पे नहीं लगाना था। और ये बच्चे जो हैं, या ये जो आपका स्टार्टअप्स नहीं है, ये फ्रीलांसर्स हैं। आप इन्हें ये तो कह रहे हैं कि $500 आप कमाना शुरू कर दें, लेकिन उसमें ना उनको फाइनेंस का पता है, ना उन्हें क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन का पता है, ना उनको जो है वो अपने बिजनेस डेवलप करने का पता है। हाफ ऑफ देम थिंक दे आर इंट्रोवर्ट्स एंड दे फील प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट दे आर इंट्रोवर्ट्स, वेदर दे आर और नॉट इज बिसाइड द फैक्ट। तो देखें, ये गवर्नमेंट को देखना है, हमारे पाशा और PSEB को देखना है कि हम कौन सा पाकिस्तान चाह रहे हैं, हम किस तरह की चीज़ें लेने जा रहे हैं। 8% जो है वो GDP उसकी कंट्रीब्यूशन है, $200 बिलियन से ज़्यादा इंडिया जो है वो सिर्फ अपनी IT एक्सपोर्ट्स और इन चीज़ों से कर रहा है। पाकिस्तान इज़ नॉट इवन मेकिंग मोर देन $2 बिलियन। ठीक है, सो जो हम बचपन से सुनते आए हैं कि जनाब इंडिया हमसे बहुत बड़ा है, तो वो कितना बड़ा है? क्या वो हमसे 200 टाइम्स बड़ा है? क्या हमसे वो 100 टाइम्स बड़ा है? कितना बड़ा है? क्या ये इट्स ऑल अबाउट जस्ट द अरिथमेटिक क्वेश्चंस, या इज इट समथिंग अबाउट डीप डाउन आवर फॉरेन पॉलिसी, आवर डिप्लोमेसी? हम उसको क्यों नहीं यूज़ कर रहे हैं? हमारा जो डियास्पोरा है, हमारे पास कलसूम लखानी, मिसबा नकवी, आतिफ अवान जैसे सिर्फ चंद गिने चुने लोग हैं। Why we are not tapping into our diaspora sitting in Harvard and Stanford and MIT and elsewhere in Microsoft, US and Google, और इन जगहों पर जो डियास्पोरा है वो वापस आए, वो वापस आकर अगर कंट्रीब्यूट करता है। हम इंडियन स्टार्टअप्स, पाकिस्तान में बहुत सारी स्टार्टअप्स हैं जिन्होंने अनऑफिशियली कई इंडियन स्टार्टअप्स को अप्रोच किया, उनसे हेल्प मांगी, मेंटोरशिप मांगी, एंड दे वर वेरी लकी टू गेट दैट, बट इट वाज ऑल हैपनिंग इन अ हश हश मैनर बिकॉज दोनों मुल्क जो हैं वो बात करने पे राजी नहीं है। वो जो अनऑफिशियल चीज। अच्छा, अभी आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की कि डिप्लोमेसी को अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना, फॉरेन पॉलिसी को। जब हम इसकी बात करते हैं, और जब मैंने आपका सुबह वॉइस नोट भी सुना तो उसमें एक आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात की कि भारत ने बहुत अच्छे से यूटिलाइज किया डिप्लोमेसी को और फॉरेन पॉलिसी को। एक अपना इमेज अच्छा कर लिया, दूसरा उसने बहुत फायदा उठाया और IT में बहुत आगे चला गया। सो हम मतलब जब हम ये बात करते हैं तो इसको एक्सप्लेन करें, और पाकिस्तान किस तरह से डिप्लोमेसी से और फॉरेन पॉलिसी से फायदा उठाकर अपने स्टार्टअप्स को और IT इंडस्ट्री को, IT एक्सपोर्ट्स को बढ़ा सकते हैं। देखें, एक तो इसमें दो बड़ी अहम चीज़ें हैं कि जहाँ तक हमारा कल्चर और हमारे लोगों की साइकोलॉजी का ताल्लुक है, ये जो हमारा रीजन है ना, हम एक दूसरे को समझते हैं, हम एक दूसरे जैसे हैं, कई चीज़ों में हम एक दूसरे जैसे नहीं हैं, विच इज़ परफेक्टली फाइन।
हमने कुछ शादियां नहीं करनी या हमने कोई मतलब वो एक दूसरे को हग नहीं करना जाते सुबह शाम. इफ़ यू वांट टू दैट इज स्टिल फाइन बाय मी, बट हमें एक दूसरे को समझ के ये देखना है कि अमेरिकन इन्वेस्टर की जगह इंडियन जो स्टार्टअप और इंडियन इन्वेस्टर्स हैं वो हमें ज़्यादा बेहतर, उन्हें हमारे डायनामिक्स का पता है. उन्हें पता है कि ये जो पाकिस्तानी 2 दफ़ा मुझे कह रहे हैं ना कि मैं जनाब छुट्टियों पे जा रहा हूँ, मुझे फलाना मसला हो गया है. एक अमेरिकन आपको जो गोरा इन्वेस्टर है वो कहेगा यार मे बी दिस गाय इज सेइंग राइट थिंग्स, बट इंडियंस को पता लग जाएगा कि ये जुगाड़ लगा रहा है या ये क्या कहना चाह रहा है. ठीक, तो आपको जो डिप्लोमेसी है देखें, अभी वो जो अनऑफिशियल हो रहा है, सब कुछ हो रहा है. आप सीख इंफॉर्मेशन कहां से कर रहे हैं? यूट्यूब से. अभी इंडियंस कई स्टार्टअप्स जो हैं, मेरे बच्चा जो है वो स्टेम एजुकेशन लेना चाह रहा था, रोबोटिक्स के अंदर वो करना चाह रहा था. आई गॉट अ कॉल फ्रॉम अ यूएस कंपनी. मैंने देखा, इवेंचुअली आई टॉक टू समवन फ्रॉम एन इंडियन एक्सेंट. तो मैंने कहा जी आप कहाँ? तो उन्होंने कहा जी हमारा बैक ऑफिस इंडिया में, कंपनी हमारी वहाँ रजिस्टर्ड है. सो इट वॉज अ थ्रू एंड थ्रू इंडियन स्टार्टअप एंड इंडियन कंपनी. पाकिस्तान में चूंकि कोई स्टार्टअप उस चीज़ को नहीं अच्छे तरीके से कर रही थी, तो उन्होंने कहा कि यार हमारे लिए तो ये कस्टमर्स हैं ना, तो हमें अपने कस्टमर्स लेकर आने हैं, तो हमें कोई मसला नहीं है. सो उनकी जो विजन है वो बड़ी डिफरेंट है कंपेयर टू पाकिस्तानी विजन. और उसकी वजह यही है कि आपके टॉप से नीचे तक अगर आपका विजन यही है कि मैंने $500 कमाकर चुप करके सो जाना है, आपकी विजन ये आपके लिए $500 ही इनफ है, आप एक्सप्लोर ही नहीं करना चाह रहे चीजों को. तो आपके लिए फिर आप ये जो फॉरेक्स वाला प्रॉब्लम है ये आपका कॉन्स्टेंटली चलता रहेगा. आपका ये जो जितने इश्यूज हैं आपके कि आपके पास जो है ना फॉरेन रेमिटेंसेज नहीं आ रही. $100 बिलियन आपके इंडिया के पास पिछले साल रेमिटेंसेज आई हैं. $100 बिलियन फॉरेन रेमिटेंसेज फ्रॉम देयर डायस्पोरा. हमारे रेमिटेंसेज कहाँ से आने हैं? सऊदी अरब और यूएई हमारे सबसे बड़े 2 मुल्क हैं जहाँ से, और कतर से आ जाएंगे. और वहाँ हमारे कौन सा तबका जाता है? बदकिस्मती से हमारे जो लेबर तबका है वो जाता है. उनके पास ना खुद बेचारों के पास ना वो इतना कमाते हैं, ना वो इतना आपकी जो नॉलेज इकोनॉमी है, नॉलेज वर्कर्स हैं, वो या तो एग्जिस्ट नहीं करते या आप उनको एक स्टंटेड ग्रोथ के अंदर ही आप चाहते हैं कि यार मे बी दीज गाइज आर गुड, ये यहां इन्हें रखें काफी है, ज्यादा ऊंचा सोचने की जरूरत ही नहीं है. तो ये अगर आप सिर्फ अप्रोच को ही देख लेना, इंडिया को ना देखें, आप नहीं देखना ना देखें, लेकिन आप ये देखें कि यार आपका 70-75 साल इज अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ टाइम एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें. अभी हम स्टेप बाय स्टेप चलें, बिकॉज वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम. मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि अभी इमीडिएटली क्या करना चाहिए? सबसे ज़्यादा मेजर रोल जो है वो किसका हो सकता है? और जो फॉरेन पॉलिसी आपने कहा उसको पाकिस्तान किस तरह से यूटिलाइज कर सकता है और हम एटलीस्ट अपने आईटी एक्सपोर्ट्स और बाकी चीज़ों को, स्टार्टअप्स को बेहतर कर सकते हैं? सो स्टेप बाय स्टेप कैसे हो सकता है? जी, इसमें देखें, सबसे पहले जो पाकिस्तान के अपने लीडर्स हैं टेक्नोलॉजी के अंदर, उनको स्टेप अप करना पड़ेगा, अपना टाइम एक्स्ट्रा निकालना पड़ेगा फॉर द ग्रेटर गुड ऑफ टुमारो. उन्हें अपना टाइम निकाल कर जो है ना कुछ ऐसे इनिशिएटिव स्टार्ट करने पड़ेंगे जिसमें वो एक ऐसी वर्कफोर्स बनाएं जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक काम करते हैं, उनकी वर्क एथिक्स और हर चीज़ की जिम्मेदारी वो उठाएं. PSCB और पाशा जैसे जो इदारे हैं वो रीजनल और इंटरनेशनल लेवल पर जो स्टार्टअप्स और टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं उनको इनवाइट करें कि आप यहाँ पर आएँ और हमें गारंटी और इंश्योरेंस जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान देगी. ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ये देगी कि आप जो हैं उससे हमारा जो इमेज है फॉरेन में वो अच्छा होगा, हमारी जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स हैं वो बेहतर होंगी जब हर बंदा एक कलेक्टिव विजन के लिए काम कर रहा होगा कि दिस आईटी इंडस्ट्री हमें इस क्रंच से, और ये परपेचुअल क्रंच है, ये आप IMF 1 नहीं 3 दफा भी चले जाएं, ये मसले अब अगले 20 साल मेरी नस्ल तो अब नहीं देख सकती. आई एम ओनली हियर फॉर माय नेक्स्ट जनरेशन. आई एम नॉट हियर फॉर माई सेल्फ. आई डू नॉट सी एनीथिंग पॉजिटिव हैपनिंग इन द नेक्स्ट 10 years इमीडिएटली. लेकिन आप इन चीजों को करके कर सकते हैं जी. ये आज आप जो स्टेप अभी भी अगर आप लेते हैं तो इसके रिजल्ट्स आपको 10-15 साल या उसके बाद नजर आएंगे. जो 90s के अंदर इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन इंडिया ने की थी, आज वो उसका फल खा रहे हैं. आज उसका वो फल खा रहे हैं. बिल्कुल. जो उनका स्टार्टअप इनिशिएटिव और डिजिटल इंडिया का इनिशिएटिव्स हैं वो आज से 10 साल बाद उनको नजर आएंगे कि दे आर वर्ल्ड्स टॉप 3 इकोनॉमीज. तो उसका जो फायदा वो लोगों को ही होगा. बिल्कुल. सो आपके ख्याल में अभी से हम इस पर मेहनत करना शुरू करते हैं, जितने भी आपने पॉइंट्स अपनी गुफ्तगू के दौरान कवर किए, अगर हम इन पर आज से ही फोकस करना शुरू कर दें तो इसके रिजल्ट्स हमें 10-15 साल बाद जाके नजर आएंगे, लेकिन एटलीस्ट हम कहीं ना कहीं से स्टार्ट हो जाएंगे. बहुत शुक्रिया एजाज साहब, आपने हमारे शो के लिए वक्त निकाला. व्यूअर्स, अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, वापस आएंगे ब्रेक के बाद.
गुड मॉर्निंग।